सभागार में उपस्थित आप सभी को अभिनंदन, स्वागत। मंच पे आसीन हमारे मित्र NIT रायपुर के निदेशक प्रोफेसर राव, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद आपके आने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। सभागार में उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के, संस्थानों के निदेशक, डायरेक्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। अतिथिगण जो कल से हमारे साथ, हम लोग के साथ यहाँ जुड़े हैं, कुछ नए लोग भी आज दिख रहे हैं जो आए हैं। इस 2 दिन की कार्यशाला में निसंदेह हम सभी कुछ न कुछ सीख रहे हैं। हम सभी को कुछ न कुछ नई बातों का पता चल रहा है या नहीं, तो जो बातें करने योग्य है करनी चाहिए, ऐसा करके एक प्रेरणा मिल रही है। जैसा मैंने कल भी कहा था, इस तरह के कार्यक्रम के करने के पीछे उद्देश्य 2 है। पहला एक उद्देश्य है भारत को जानो। भारत को जानो, स्व के बारे में, स्व की पहचान, स्व के ऊपर अपना अभिमान को शब्दों में मत लीजिएगा, गर्व करने के शब्दों में लीजिएगा कि हम क्या हैं और क्या थे, हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारा ये राष्ट्र कैसा है, अखंड भारत क्या है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। ऐसा करके जानना, सोचना, मानना एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है हमारी अगली पीढ़ी, जो ये पीढ़ी आएगी, जिसे विकसित भारत को बनाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना, एक विजन दिया है, एक विजन था 2035, उस पर हम लोगों ने काफ़ी कार्य किया। उस विज़न को लिखा 2035, एक आधार बनाया कि तब तक भारत काफ़ी कुछ कर लेगा, विकसित हो जाएगा। अभी 2047 100 वर्ष जब हमारे हो जाएंगे स्वाधीनता की, तो 2047 का ये विजन हम मानते हैं ये बहुत अनिवार्य है इससे उठा पाना, इसे कर पाना कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है। उसमें हमारी युवा पीढ़ी, जो नए लोग हैं, उनको कैसे हम गाइड कर सकते हैं, उनको कैसे हम उनके साथ क्या करके, विज्ञान करके, तकनीकी करके, इसकी शिक्षा के हर क्षेत्र में क्या कर सकते हैं कि 2047 का जो लक्ष्य है वो पूरा हो। और सिर्फ यही नहीं, सच में भारत फिर से विश्व गुरु बने और क्षमता है, बट इसे पहचानने के लिए, जानने के लिए पहला वाला उद्देश्य स्व और भारत को जानने की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों उद्देश्यों को लेकर के इस कार्यक्रम को रखा गया। कल से ही विभिन्न वक्ताओं ने, मूर्धन्य विद्वानों ने इस पे काफ़ी चर्चा की, बातें की। उसके बाद भी हम लोग चाय के समय, खाने के समय, भोजन के उपरांत समय समय पे हम लोग चर्चाएं करते रहे। ये 2 दिन एनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है ये 2 दिन। ये एक शुरुआत होनी चाहिए, इस शुरुआत से आगे बढ़ना चाहिए, जो कि हम शायद समापन के समय हम लोग फिर से उस पर बात करेंगे। तो अभी बात करते हैं, कुछ वक्ता ने जहाँ से बात अपनी रोकी थी वहीं से आगे बढ़ते हैं। कुछ संदेह भी था प्रमाण, एक छोटा सा उदाहरण देंगे, नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो पेय पदार्थ हम लोगों के लिए पेय नहीं है, पर वो यूरोपियन कंट्री के लिए बहुत प्रमुख पेय पदार्थ है। उस पेय पदार्थ पर हर घर में बनाने की छूट थी, अभी भी बनता है। बढ़िया से बढ़िया उस पेय पदार्थ को उस घर में लोग बनाते थे और उस विलेज के नाम से, उस वैली के नाम से उस पेय पदार्थ का बड़ा महत्व है, बड़ा नाम दिया जाता है। तो 50-60 साल पहले तक की बात थी कि उस पेय पदार्थ को बनाने पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, उसका कोई पैमाना नहीं था, कोई मापन नहीं था, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। और वो कुनबा, वो जनरेशन, पीढ़ियों से जो उस पेय पदार्थ पे बनाते थे, कार्य करते थे, बनाते थे। कुछ समय के बाद आ गए जब नई नई मशीनें आने लगी, जिसमें आप ये जान सकते हैं कि उस पेय पदार्थ में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, किस तरह के उसमें अल्कोहल्स हैं, किस तरह के अल्कलॉइड्स हैं, किस तरह के मिनरल्स हैं। जब आप जानने लगे तो एक रिस्ट्रिक्शंस आ गया कि अब आपको उनका एनालिसिस करना है, उसकी एनालिटिकल रिपोर्ट भी देनी है और फिर उन घरों में, उन
समुदायों में, उन गांवों में अब ये मैंडेटरी हो गया कि आप रजिस्टर करोगे और उसका प्रमाण। तब से वहाँ के लोग जो कहते हैं कि न वो क्वालिटी रह गई, न वो बात रह गई, क्योंकि एक प्रमाण पत्र हाथ में आ गया। वो प्रमाण पत्र अगर इन पैरामीटर्स में खरे उतरा तो वो ठीक है। ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ कि दुनिया में एक समय के बाद ऐसा हुआ कि ये जनरेशन प्रमाण मांगने लगा, उसे प्रमाण की आवश्यकता होने लगी। इसे चाहे कहें कि औद्योगिकीकरण के बाद की जो मशीनें आई उन कंपनियों का वर्चस्व रहा होगा, या किसी तरह से एथिक्स, वैल्यूज, मॉरल्स गिरे और उसकी वजह से जो बचने के लिए हम इन मशीनों पे डिपेंड करके प्रमाण लाने लगे और वो प्रमाण की आवश्यकता पड़ी। तो महत्वपूर्ण बात ये आई कि आने वाला समय या अभी का भी समय बिना प्रमाण के नहीं आगे नहीं बात। तो अगर ऐसा है तो हमें वो भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो प्रमाण हमें भी देना पड़ेगा, रखना पड़ेगा अगर हमें कन्विंस करना है। आप से बहुत से लोग जाते हैं ज्वेलर्स की शॉप पे, तो ज्वेलर्स एक छोटी सी चिट ला के देता है कि इस ज्वेलरी में 80% की शुद्धता का सोना है। हम ना उस मशीन के बारे में जानते हैं, ना हम उस मशीन कितनी सही एक्यूरेसी देती है, कैलिब्रेटेड है कि नहीं जानते हैं। लेकिन वो छोटा सा स्लिप हमें ये सांत्वना देता है कि वो एक बड़ी मशीन से लेके आया है और ये प्रमाणित है। वहीं पर अगर थोड़ा और पहले जाएं, जहाँ पर कि अपने ज्ञान से, अपने अनुभवों से एक स्वर्णकार घिस करके पत्थर पे बताता था कि इसमें शुद्धता 80% है। अगर आज आपसे इससे कहा जाए कि आप मानेंगे, आप नहीं मानेंगे। आप उस मशीन के स्लिप को, जो उस मशीन से निकला है, उसको आप ज़्यादा महत्व देंगे, जबकि हम सब उस मशीन के बारे में नहीं जानते। वो फिजिक्स के लोग जो होंगे वो थोड़ा ज़रूर बता पाएंगे कि कैसे XRF काम करता है, लेकिन हम आप जो नहीं जानते हैं उस मशीन के बारे में नहीं जानते। लेकिन हम क्या विश्वास किए कि वो सही मशीन है, उसने ये कागज का टुकड़ा दिया और इस पे जो लिखा है ये प्रमाणित है, ये सही, ये प्रमाण की आवश्यकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा विश्वास उतरा उन लोगों के ऊपर से जो लोग अपने ज्ञान से, परंपरा से, अनुभवों से वो कार्य करते थे, उन पे विश्वास की कमी आई और तब हमने एक दूसरा माध्यम चुना। एक दूसरा नया जनरेशन को पता ही नहीं था कि वो अनुभव, वो ज्ञान क्या था। उन्हें मालूम ही नहीं था कि ऐसे पत्थर पे घिस करके, कलर को देख करके, रंग को देख करके भी बताया जा सकता है कि इसमें कितना गोल्ड होगा। ये उन्हें पता ही नहीं था। तो जब उन्हें पता ही नहीं था तो वो उसे कैसे विश्वास कर सकते हैं। इसलिए हम ये नहीं कहना चाहते या कह सकते हैं कि प्रमाण मांगने का उनका अधिकार नहीं है, या वो प्रमाण मांग रहे हैं तो हम नहीं देंगे या नहीं देना चाहिए, हम नहीं कह सकते। क्योंकि दोनों ही बातें हैं। कहीं ना कहीं एथिक्स और मॉरल भी गिरा। विज्ञान में बहुत से ऐसी प्रैक्टिसेस शुरू हुई जो उन प्रैक्टिसेस को नहीं करना चाहिए। प्लेगरिज्म आया और ऐसा करने से ही क्या हुआ, हमारे जो अपने लोग जो उस तरह के कार्य करते थे जिन्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, उनके कार्यों पर भी प्रश्न चिन्ह लगे। दूसरा, युवा को, जो नई जनरेशन थी, उनको तो हमने बताया ही नहीं कि हमारी ज्ञान परंपरा क्या थी, हमारा अनुभव क्या था, हमारे लोगों के पास क्या अनुभव था। कल भी किसी वक्ता ने बोला था कि सिर्फ नाड़ी पकड़ करके ही पूरे बीमारी के बारे में बताया जा सकता था। अगर आज ऐसा कोई करता है तो हम नहीं विश्वास करते और जाके सारे टेस्ट कराते हैं जितने हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रमाण चाहिए। तो प्रमाण की आवश्यकता पड़ी ही क्यों, आई ही क्यों, मेनली ये दो बातों को ध्यान में रखना चाहिए और रखना पड़ेगा। लेकिन कोई बात, प्रमाण अगर है, मानते हैं तो हम दे सकते हैं, हम आज समर्थ हैं। क्योंकि आज हमारा अपना भी विज्ञान
भारतीय विज्ञान जो हमारे पुरातन एंशिएंट नॉलेज सिस्टम पे आधारित है, आज हम उसको, जिसे आप मॉडर्न कहते हैं, मैं उसे मॉडर्न नहीं कहता हूँ आज का विज्ञान, आज के विज्ञान के हिसाब से हमने भी उतना क्षमता हासिल कर ली है कि हम उसको कर सकते हैं, हम उसे प्रमाणित कर सकते हैं। 11वीं शताब्दी में सारी पुस्तकों को जला दिया गया जो अपने आप में सारे नॉलेज सिस्टम का प्रमाण था। जलाने के बाद जो बची भी थी उनका ब्रिटिश पीरियड में अनुवाद करके उन पुस्तकों को फिर से जला दिया गया जो बची भी थी। अब आप पूछते हैं प्रमाण, यहां पे दुख होता है। 7वीं 700 BC जब तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, पढ़ने के लिए लाखों की संख्या में, उस समय के लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं विभिन्न देशों से, करीब 60 देशों से, ऐसा प्रमाण कहता है, ये प्रमाण मतलब ब्रिटिश प्रमाण कहता है कि 60 देशों से जहां पे छात्र छात्राएं आते थे, पढ़ते थे, क्या पढ़ने आते थे? सिर्फ भारतीय धर्म? अगर सिर्फ भारतीय धर्म ही पढ़ने आते थे? नहीं, ऐसा नहीं। वो विभिन्न विषयों को पढ़ने आते थे, और विभिन्न विषयों को पढ़ने आते थे तो सर्टेनली उतने प्रमाण, उतने पुस्तकें वहां पे रही होंगी, उतने नॉलेज, उतने सिस्टम वहां रहा होगा जिसे वो देखते थे, तब उन्होंने विश्वास किया था, तब वो पढ़ने आते थे। क्योंकि यात्राएं आज जैसी तो आसान रही नहीं होंगी कि बैठे और हवाई जहाज में 8 घंटे 10 घंटे में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पे आ गए। उतनी कठिन यात्रा के बाद भी आते थे। इससे बड़े प्रमाण की क्या जरूरत है, कोई प्रमाण की? लेकिन हमारे आज के युवा पीढ़ी, आज के बच्चों को ये बताना पड़ेगा। दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य ये है कि हम भारत में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद 3 तरह के समाज बने, तो उसका एक बड़ा प्रभाव हमारे देश में भी आया। लेकिन इतना बड़ा नहीं था कि हम वैसा लिबरल और ओपन सोसाइटी पे जाते। एक संबंधों में बधा हुआ समाज था, परिवार था, परिवार के संबंध थे, रिलेशंस थे जिसमें हम बधे हुए थे और आज भी बधे। यही हमारा सबसे मजबूत आधार है, सबसे मजबूत आधार रहने का यही कारण है क्योंकि हमारे पुराने समय से हमारे जीन में वो चीज़ें हैं, संबंध है, पारिवारिक मूल्य है। हमारे लिए पूरे गांव में चाचा चाची मामा मामी ही होते हैं, वो गांव हमारा पड़ोसी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो हम पड़ोस को नहीं जानते, हम उन्हें कभी चाचा दादी दादा ऐसा करके बुलाते हैं और आज भी है ये, और यही शायद सबसे मजबूत आधार है। जब कल एक बात हो रही थी, आने वाला समय थोड़ा कठिन हो सकता है, वैश्विक स्तर पर कुछ इस तरह से राजनीति हो रही है, वैश्विक स्तर पर कुछ इस तरह से इकोनॉमी चल रही है कि आने वाले समय हमें कठिन फेस करने पड़ सकते हैं। हमें तैयार रहना चाहिए। उसमें ध्यान रहे एक बात, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि तोड़ने की कोशिश की जाएगी धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, कई नामों पे तोड़ने की कोशिश की जाएगी, जातीय के नाम पे। सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि यही सिर्फ एकमात्र हमारी एकता होगी जो ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी हमें निकालेगी। और दूसरा, कृषि प्रधान देश है, ये कहने से नहीं करने से होगा। विज्ञान, ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान, रिसर्च और समय हमें अपने कृषि और खाद्य पदार्थों पे देना पड़ेगा, भोजन पे देना पड़ेगा, फॉरेस्ट्री पे देना पड़ेगा। ये ऐसा करके बात करने से हम निश्चित रूप से आने वाली किसी भी कठिनाई और परेशानी से आसानी से बाहर आएंगे और काफ़ी कुछ चीज़ें हो भी रही हैं, ऐसा नहीं है। तो जब उन पुस्तकों को, उन नॉलेज सिस्टम को खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया, कुछ यहाँ कहीं बची हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनके ऊपर बेस्ड होकर के कुछ चीज़ें शुरू की गई और हमारे समाज में इलेक्ट्रॉनिक्स को अडॉप्ट करने का, वायरलेस सिस्टम या वायर्ड सिस्टम कम्युनिकेशन को अडॉप्ट करने की वो भावना नहीं दिखी। उसका कारण था कि पारिवारिक संबंध थे। जब तक हम एक दूसरे को देख नहीं लेते हैं, मिल नहीं लेते हैं, छू नहीं लेते हैं, संतुष्टि नहीं होती, मात्र टेलीफोन पे बात करने से नहीं होती। तो शायद ये भी एक कारण था कि जब
सन 50 या 60 के बाद तेजी से जब इस तरह के मीडियाज आ रहे थे, जो आज एक सोशल मीडिया का बड़ा रूप ले लिए हैं, तो हमें उतनी रुचि उसमें नहीं थी। सो जो डाटाज उस सोशल मीडिया पे डाले गए, जो डाटा उस सर्च इंजन में डाले गए, वो ह्यूज डाटाज ऐसे हैं जहां हमारे डाटा मिसिंग है। तो जब आप सर्च करते हैं, ये आज का जनरेशन वैसा नहीं है। आज का जनरेशन बहुत ज़्यादा मीडिया और सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे डिपेंड करता है, उस पे भरोसा करता है। वो संबंध की परिभाषा उनके लिए चेंज हुई है। अब वो संबंध ऑनलाइन संबंध हो गए, वो कनेक्शंस वहाँ से हैं। जब इस मीडिया पे हमारे डाटा ही नहीं है, तो ये कौन बताएगा कि भारत मेटलर्जी में बहुत आगे था? ये कौन बताएगा कि भारत आयुर्वेदिया में या शल्य चिकित्सा में भी उस समय बहुत आगे था? कैसे पता चलेगा? और जब हम यदा कदा ऐसे किसी समारोह में उनको बताने की कोशिश भी करेंगे, तो निसंदेह प्रमाण कर सकते हैं। वो प्रमाण बहुत सारे रिचुअल्स को अंधविश्वास कह करके खत्म कर देते हैं। मैं बार बार उदाहरण देता हूँ। हाइडेलबर्ग जर्मनी की एक टीम, हमारे बड़े मित्र लोग हैं वहाँ पे, कुछ भारतीय भी हैं, वो भारत आए और यहाँ आकर के वो रिसर्च करना चाहते थे जिसमें भारतीय इंडियन रिचुअल्स पे कार्य करना चाहते थे। उन्होंने किया नहीं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जितने रिचुअल्स होते हैं, अभी प्रोफेसर गिरीश चंद्र जी ने कहा, जिसमें धान का क्या महत्व है, ऐसा करके जितने भी रिचुअल्स होते हैं जन्म से मृत्यु तक, उनका अध्ययन करना चाहा और उस पर उन्होंने किया भी होगा। मैंने मौका मुझे नहीं मिला उस रिपोर्ट को देखने का, पर उन्होंने कुछ 10-12 कंट्री के लोगों को बुलाया था जहां पर कि ये रिचुअल्स, भारतीय रिचुअल्स फॉलो होते हैं। सो ऐसे कार्य भी करने में हम संकोच किए। उच्च शिक्षण संस्थाओं में हम हैं, हम वहाँ आज कर सकते हैं। अभी भी देर नहीं, हम लोगों ने शुरू किया है। आप लोगों के सहयोग से ये शुरू हुआ है। NIT है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, IIIT है, यहाँ का टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, सभी लोगों ने, और ऐसे करके और राज्यों में भी शुरू हुआ है। यूनिवर्सिटीज़ हैं और राज्यों में भी है और हमारे यहाँ भी शुरू हुआ है। बट इन्हें बड़े ही संगठित, बड़े ही सुनियोजित ढंग से करने की आवश्यकता है। इन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके अलग अलग एरियाज में करने की जरूरत है। भारत में विज्ञान कहाँ था, बहुत बताने की से जरूरत नहीं है। आज कम से कम इतना जरूर है कि कुछ हजार पुस्तकें ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध हैं। आप लोग चाहें तो भारतीय ज्ञान परंपरा, दुर्भाग्य से उसको अभी भी हम लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं, जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय ज्ञान संपदा के नाम से अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो भी बहुत सी पुस्तकें हैं, ऑफलाइन भी हैं। आप अगर हमारी इस लाइब्रेरी में, IIT भिलाई की लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहाँ भी आपको बहुत सारी पुस्तकें ऐसी मिलेंगी। एक छोटा खंड ही है जो अलग से है, जिसपे उसमें दिखाया गया है। मैं बच्चों के लिए बताता हूँ अक्सर, जब 16 अक्ल, प्रफुल्ल भाई ने भी इसकी जिक्र की कि जब 16वीं शताब्दी में इस बात पे बहस चल रही थी, चर्च को मनाने की कोशिश की जा रही थी कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो उन वैज्ञानिकों का क्या हश्र हुआ आपको पता होगा। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ का इंडियन नॉलेज सिस्टम देखें, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को अगर देखें, तो प्लैनेटरी मोशन पे या पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, ये उससे कई 100 साल पहले निकाल दिए गए थे, बता दिए गए थे। उसका एग्जैक्ट वैल्यू हम आपको बताते हैं, सुन के आपको बहुत आश्चर्य लगेगा। और फिर मैं उदाहरण देता हूँ जहाँ पर कि पश्चिम के ही लोगों ने उनको प्रमाणित करके लिखा है कि भास्कराचार्य ने जो दिन को कैलकुलेट किया था और साल की गणना की थी, उसमें 365.257564 दिन आते हैं। दशमलव के 9वें हिस्से तक उन्होंने एक्यूरेसी बताई थी, उस समय बताई थी। ईयर, साल की कोई कंफ्यूजन नहीं। आज भी मोर आगस्ट डेसिमल के सेकंड प्लेस तक यही वैल्यू है। उस समय उन्होंने बताया था कि
पृथ्वी स्थिर नहीं है, वो घूमती है। और ये जो स्थिर तारे दिखते हैं वो पश्चिम की तरफ जाते हैं, मतलब वो भी घूमते हैं। और ये सारे चक्र लगा रहे हैं किसी एक बड़े पिंड के। ये उस समय भी बताया था कि मीन्स अपनी गैलेक्सी की बात उन्होंने उस समय भी की थी। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, जो उन्होंने सूर्य से पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस की बात की थी, एक बहुत पहले, कई हजार वर्ष पहले कहा गया, जब कि पृथ्वी पे गौ को खड़ा कर दीजिए 1000, वो गौ माता नहीं, पृथ्वी को भी गौ कहते हैं संस्कृत में। तो मीन्स थाउजेंड्स अर्थ को, जब 1000 अर्थ को एक के ऊपर एक आप खड़ा करते हैं, तो वो जो दूरी होती है वो दूरी होती है हेवन की, स्वर्ग की। जब 500 अर्थ को आप खड़ा करते हैं एक के ऊपर एक, तकरीबन वो सूर्य की दूरी है। मतलब उस समय की कल्पना थी कि सूर्य मध्य है, सेंटर है, उस सेंटर के चारों तरफ ये पिंड घूम रहे हैं और इसके बियॉन्ड हेवन है। मतलब हमारे सोलर सिस्टम के बाद की भी कल्पना उन्होंने की थी, हजारों साल पहले की बात है। कंस्ट्रक्शन में थोड़े से बाद में आते हैं। जब पाई की गणना हुई, पाई की गणना में 32वें स्थान तक पाई के वैल्यू को डिफाइन किया गया, बताया 32nd प्लेस ऑफ द डेसिमल, 4th सेंचुरी। स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं। ये सारी जिन पुस्तकों से हम ले रहे हैं, उन पुस्तकों का आपको नाम भी बताएंगे, मेरे लाइब्रेरी में भी वो पुस्तक है, रोटेशन ऑफ अर्थ। स्पीड ऑफ लाइट की जब बात की गई, तो उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए बताया गया कि लाइट को 2202 योजन डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। एक योजन 9 माइल्स 110 यार्ड्स का, जो कि माइल्स में आता है 21,144 माइल्स, जिसमें टाइम उन्होंने जो उस समय की गणना की थी, उस समय की टाइम की गणना के हिसाब से 1,14286 सेकंड लगते हैं। और टोटल उन्होंने स्पीड की लाइट को जो निकाला था उस समय, वो निकाला था 1,85,016.169 माइल्स पर सेकेंड। और मॉडर्न वैल्यू 1,86,282.3 मीन्स केवल डिफर कर रहे हैं 185 और 186, 1,86,000, 1,85,000, केवल 1000 माइल्स पर सेकेंड की अंतर आई है मॉडर्न साइंस से और हमारे पुराने साइंस से। एक्यूरेसी देखिए, सुपर कंप्यूटर नहीं था। मेटलर्जी की बात करते हैं, तब आते हैं भवन निर्माण पे। मेटलर्जी में अगर आप देखें तो हम सर्वश्रेष्ठ हैं। 5000, 4000, 5000 पूर्व की मेटलर्जी पर मैंने खुद काम करके देखा है कि वास्तव में हम सर्वश्रेष्ठ हैं। एक करीब 4000 वर्ष के आसपास का हमको एक पात्र है। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है डेट का थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि एक ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि डेटिंग के लिए आज भी हम थोड़ा डिपेंड करते हैं बाहरी लोगों पे, वेस्टर्न वर्ल्ड्स पे सारी डेटिंग, क्योंकि हमारे पास डेटिंग की सुविधाएं थोड़ी कम है। हम उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं कि सारे सैंपल्स को हम कर लें। है, ऐसा नहीं कहेंगे कहीं टेक्नोलॉजी में हमारे पास कमी नहीं है, हमारे पास है, पर थोड़ा कम कर पाते हैं क्योंकि सैंपल्स ज़्यादा हैं और हम सुविधाएं हमारी कम हैं। तो डेटिंग्स पे हम थोड़े कंफ्यूज हो सकता है वहाँ पे। बट हड़प्पन टाइम तो था ही था। हड़प्पन टाइम का वो वेसल था, वो वेसल यूज होता था सामग्रियों को रखने के लिए, फूड पदार्थ, खाद्य पदार्थों को रखने के लिए वो वेसल यूज होता था। काफ़ी पोरस वेसल, पोरोसिटी थी उस वेसल के अंदर, और वो 3 लेयर
ऐसा प्रतीत होता था कि 3 लेयर में बना हुआ वेसल था। हम लोगों ने डिसाइड किया और परमिशन मांगी कि इसको हमें छोटा टुकड़ा दीजिए जो हम डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कर सकते हो। ज़्यादातर इस तरह के जो भी चीज़ें होती हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं, उसको आप डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग नहीं करते हैं। लेकिन उनके पास एक छोटा टुकड़ा था जिसको उन्होंने इजाज़त दी कि हम डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कर सकते हैं। जब डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग शुरू किया तो उसमें 4 लेयर्स में वो मड पॉट था। आपको मालूम है कि भंडारण के लिए, अन्न भंडारण के लिए वो बड़े बड़े पॉट्स यूज करते थे, वो मड पॉट था। उसका सबसे आउटर लेयर जो था वो बहुत हार्ड लेयर और पोरोसिटी उसकी सबसे कम थी, बहुत कम थी, मतलब ताकि बाहर से हवा या पानी अंदर नहीं जा सके। जो बीच की लेयर थी वो बहुत ही अच्छी लेयर थी जिसके अंदर इम्पैक्ट सहने की क्षमता थी। अक्सर कांच के सामान अगर टकराते हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन उन्होंने इसको समझा था, जाना था कि वो टकराने से टूटे नहीं, इसलिए जो सेकेंड लेयर दिया था उसके अंदर इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो फ्लैक्स यूज किए थे, जो मिट्टी के मटेरियल्स थी वो फ्लैक्स थे, शीट्स थे। तो बिटवीन द शीट्स यू अंडरस्टैंड कि when we are putting the pressure, these sheets are able to compress and then open. उन्होंने वो मिट्टी के फ्लैक्स की शीट्स यूज किए थे, वो भी उनको पहचान थी कि वो किस तरह की मिट्टी होगी। लेयर था बहुत ही इंटरेस्टिंग लेयर था, वो व्हाइट कलर का मडी लेयर था, व्हाइट लेयर था। इंटरेस्ट इसलिए जगा कि वो फोर्थ लेयर क्या था। 3 लेयर मिलते हैं, आप इंडियन पोट्रीज में जाएंगे तो 3 लेयर की पोट्रीज मिलेगी। ब्लैकवेयर पोट्रीज आप लोग ने बहुत सारे यूज किया होगा, बहुत सारे म्यूजियम्स में आपने देखे भी होंगे। फोर्थ लेयर की बड़ी इंटरेस्ट आई कि वो फोर्थ लेयर क्या है, जो सबसे इनर लेयर था और वो व्हाइट कलर लेयर था। तो क्यूरियोसिटी में हम लोगों ने उसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वो कहते हैं, बाय द वे, जब लेंस की बात करते हैं, जब छोटी चीजों को देखने के लिए हैंड लेंस की बात करते हैं, तो वो भी, उसकी भी बात भारतीय ज्ञान परंपरा में लिखी हुई है कि जब आप आंखों से नहीं देख सकते हैं जिन चीजों को, उनको देखने के लिए आप कांच के, अपने ढंग से उन्होंने बताया है, वो कांच के उपकरण से आप उसे देख सकते हैं, वो बताया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वो होती है कि जब हम बहुत 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 छोटी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, अपने बाल के 10,000वें या 1,00,000वें हिस्से को देखने को, बाल की थिकनेस, बाल के अपने थिकनेस के 10,000वें या 1,00,000वें हिस्से को देखने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की यूज की जाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जब हमने उन सामग्री को देखने की कोशिश की जो व्हाइट लेयर थी, तो वो सामग्री नैनो पार्टिकल से बनी थी। अब नैनो पार्टिकल इधर 25-30 सालों में बहुत नाम किया, नैनो वर्ड ही हुआ, नैनो पार्टिकल्स बहुत सारे नाम किए। ये एक ऐसा वर्ड था जो कि ट्रिगर किया गया इजिमा के द्वारा। संयोग से हमारे भारतीय मूल के ही, हमारे विश्वविद्यालय के ही छात्र अजय साहब उस समय उनके साथ कार्य कर रहे थे और भाग्य की बात है कि वो उसमें शामिल हैं उस नैनो वर्ड के लिए। तो जब वो नैनो पार्टिकल्स का निकला तो उसमें बहुत सारी खूबियां दिखाई गई, तो बाद में कोरिलेट होने लगे कि अरे भाई भस्मा क्या है, आयुर्वेदिक भस्मा भी तो नैनो ही है। तो वो तक तो मुझे मालूम था कि बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन नैनो बेस्ड है, लेकिन जब उसके मटेरियल को हमने नैनो देखा, मुझे नहीं समझ में आया कि वो नैनो कैसे, क्यों करना पड़ा और क्या जरूरत थी। फिर क्यूरियोसिटी में एक और काम किया कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी देखी, एंटी फंगल प्रॉपर्टी देखी। जरूर रिलेशन है, अगर खाद्य पदार्थ को रखना है तो एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल करना पड़ेगा, नहीं तो 2 साल 3 साल में उसे फंगल ग्रोथ में। एक्सीलेंट एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एक्सीलेंट एंटी फंगल प्रॉपर्टी, बेहतरीन एंटी फंगल प्रॉपर्टी। फिर कंप्लीट एनालिसिस करने की कोशिश की कि ये उनको मिला कहां से। तो उसको झारखंड में एक नदी है, उसके किनारे सफेद दुद्धि होती है। ये बहुत से और जगहों पे भी होती होगी, बट एटलीस्ट झारखंड एरिया में वो दुद्धि होती है, तो दुद्धि है व्हाइट कलर का सॉइल है, उस इस दुद्धि, और उसको
उसमें वो बाद में वो चौक से भी हुआ, तो उसमें प्रॉपर्टी है एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल की। उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी आसान है। प्रोसेसिंग तब कहते हैं जब आप किसी को, अभी एक और आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने स्वर्ण का सॉल्यूशन बनाया, बताते हैं उससे। उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी आसान होती है कि उसको आप घिसें तो घिसने पर आसानी से घिसते हैं, और फिर उसके बाद छान करके फिर घिसें, जो ऐसे करके निकलता है, जो छानने के बाद निकले उसको इकट्ठा करें, फिर घिसें, फिर घिसें। ऐसा करके आप चाहें तो सिर्फ छोटे नैनो पार्टिकल्स में जा सकते हैं। ऐसा आज का भी विज्ञान कहता है कि नैनो बनाने की दो विधियां हैं। आप ऊपर से नीचे आए, मतलब बड़े पार्टिकल को तोड़े, बड़े चीजों को तोड़ते हुए आप नैनो बनाएं, या आप नीचे से ऊपर, मतलब आप नीचे से शुरू करें, सॉल्यूशन से शुरू करें और नैनो करें। ये टॉप अप एंड बॉटम अप दोनों ही अप्रोचेस हैं। उन्होंने ये टॉप टू डाउन बॉटम इस्तेमाल किया था कि ये बड़े पार्टिकल को तोड़ा, उसको घिसा। उनको पता था कि वहाँ की मिट्टी में फंगल नहीं ग्रो होता, वहाँ की मिट्टी में काई नहीं जमती है, ऐसा उनको पता था। और फिर उनको ये भी पता था कि जब ये नैनो हो जाएंगे तो इनका और अच्छा इफेक्ट होगा। वो ऐसे पता रहा हो कि उन्होंने इतना अनुभव था उनके पास कि उन्होंने देखा हो कि बड़े पार्टिकल्स जब होते हैं तो उसमें कुछ साल के बाद फंगल ग्रो होता होगा, जो छोटे वाले पार्टिकल से नहीं होता होगा। तो उन्होंने फिर साइज इफेक्ट को देखा होगा और छोटा किया होगा। फिर हमने उस दुद्धि को मंगाया उस नदी के किनारे से, और इसके साथ तुलनात्मक अध्ययन किया, प्रमाणित किया कि हाँ ये वही है। तो फिर इससे ये प्रमाण निकलता है कि उनको एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, हड़पन एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल एंड नैनो इफेक्ट, ये तीनों पता थे। शब्द और यूज हुए होंगे पर ये तीनों पता थे। तभी उन्होंने उस खाद्य सामग्री रखने वाले पात्र के अंदर चौथी लेयर इसका लगाया, जो कि और जगहों पे नहीं होता, नहीं लगाते। ये था हमारे अनुभवों को जानने की कला जो थी उनमें, वो कैसे प्रैक्टिस। और ये बहुत बड़े ऋषि मुनि वैज्ञानिक नहीं रहे होंगे, ये अनुभवों से सीखा, बनाया। मेटेलिक में एक वर्णन आता है कि आप स्वर्ण के पाउडर का, स्वर्ण का सॉल्यूशन बना सकते हैं, स्वर्ण का पाउडर बना सकते हैं। जब नैनो रिसर्च शुरू हुआ, बहुत सारा रिसर्च गोल्ड नैनो पार्टिकल्स पे हुआ, क्योंकि बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज दिखाने लगे वो। लेकिन स्वर्ण पार्टिकल बनाना, या मेटलर्जी के जो लोग यहाँ कुछ बैठे हैं, मेटल के पाउडर बनाना कला, ये नई नहीं थी। ये यूरोपियन साइंटिस्ट लिखता है कि 17वीं सेंचुरी में उन्होंने सीखा कि कैसे जिंक को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जिंक के साथ अन्य धातुओं को मिला करके कैसे हम ब्रास बनाते हैं। बट वो आगे लिखता है कि 2000 वर्ष पूर्व भारत में ये कला मौजूद है। कल मैं जब बात कर रहा था, I was talking on this, that in Sirpur, if you see, we were having very nice art of brass and bronze. सिरपुर में हमें अच्छे से उसकी मूर्ति और फाइनेस्ट मूर्ति भी बनाने की कला पता थी। तो यूरोपियन साइंटिस्ट लिखता है 2000 years before हम डिस्टिलेशन करते थे मेटल का। बड़ा मुश्किल है डिस्टिलेशन, मतलब मेटल को आप इवोपोरेट करें, डिस्टिलेशन करते थे। और चूंकि जिंक इजीली डिस्टिलेट हो जाता है, डिस्टिलेशन आसान है, इसलिए हम तब ऐसा कर पाते थे और ऐसा बताया। ओपेनहाइमर ने जब पहला सफल एटॉमिक परीक्षण किया मैक्सिको सिटी के आसपास कहीं, उस परीक्षण के बाद उनसे पत्रकार ने बहुत सारे सवाल पूछे। एक पत्रकार ने क्वेश्चन पूछा, इज इट फर्स्ट टाइम? एंड ओपेनहाइमर कहते हैं, या फॉर मॉडर्न एज यू कैन से इट इज फर्स्ट टाइम। ओपेनहाइमर जानते थे भारतीय नॉलेज में। उन्होंने कहा हाँ, आज के युग की बात करें तो ये पहली बार। क्योंकि उनका कहने का क्या मतलब था? कहने का मतलब था
कि हमारे यहाँ के तो महाभारत काल में भी यूज हुआ, रामायण काल में भी यूज हुआ, उनको पता था इसका। उन्होंने इसीलिए कहा यस इफ यू टॉकिंग अबाउट मॉडर्न एज, यस फर्स्ट। सो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स की जब बात करते हैं बड़े बढ़िया से विधि लिखते हैं और लिखते हैं आप उसका पहला भाग उसको घिसिए, उसको तोड़िए और उसको तोड़ने की बात कहते हैं, उसको छान लीजिए और फिर वो बताते हैं कि जो नीचे बैठ गया उसको छोड़ दीजिए, ऊपर के सॉल्यूशन को लीजिए, ऊपर के सॉल्यूशन में फिर सैंड मिलाएंगे। मजे की बात बताते हैं, मतलब मींस योर बॉल मिलिंग, आपकी जो आज मॉडर्न में आप बॉल मिलिंग करते हैं उसमें सैंड मिलाइए और सैंड मिला करके फिर उसको घिसिए और अब घिसने के बाद अब छानिए और जो ऊपर गोल्डन आएगा वो गोल्ड पाउडर बनाइए। क्योंकि ये पानी में सारी क्रियाएं की जा रही हैं तो उस वाटर को, उस पानी को आप इवोपरेट कर दीजिए, आपको जो पाउडर मिलेगा वो गोल्ड पाउडर। और उन्होंने इन पाउडर का प्रूफ मिलता है कि इन पाउडर्स का इस्तेमाल उन्होंने पोट्रीज में भी किया। जो महंगी राजा जिसमें खाते थे शायद, उन पोट्रीज में जो गोल्डन आइवरी होती थी वो गोल्ड पार्टिकल्स में होती थी। आयुर्वेदिक मेडिसिन, मेडिसिनल हर्ब्स, प्लांट्स की बात अगर करते हैं या उसके नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं तो कल भी मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ से अधिक उत्तम जगह नहीं हो सकती जहां पर कि आज भी उस नॉलेज सिस्टम को सजो करके हमारे लोगों ने रखा है। ये मेटलर्जी भी अगर आप देखना चाहें तो आप आज भी वहां देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड एरियाज में मैं खुद जाकर के देखा हूं मेटलर्जी उन लोगों के साथ, वो आज भी एक्सट्रैक्शन वैसे ही करते हैं। वो दो जनजातियां फेमस है, एक अगरिया जनजाति है, आप छत्तीसगढ़ के हैं हमसे ज्यादा जानते हैं, वो अगरिया आग से खेलते हैं, अगरिया इसीलिए उन्हें अगरिया जनजाति बोलते हैं। फायर बड़ा इंपॉर्टेंट था। फायर शायद मनुष्य के हमारे मानव इतिहास के में समय में जो सबसे बड़ा प्रयोग रहा होगा वो फायर बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि फायर के बाद से सब कुछ शुरू हो जाता है, सारी केमिस्ट्री शुरू हो जाती है, फिजिक्स शुरू हो जाता है, मेटलर्जी शुरू हो जाती है, सब कुछ शुरू हो जाता है। फायर बहुत जरूरी था। बड़े आश्चर्य की बात मैंने सीखा उनसे कि आप 800 के ऊपर के टेम्परेचर को कैसे पा सकते हैं। बहुत फायरिंग किया, बोनफायर आप भी करते होंगे बहुत बार, आप बहुत सारे किचन के काम करते हैं तो बाहर कभी मन करता होगा बारबेक्यू करते होंगे। 300-400 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। पर लोहे को गलाने के लिए तो 800 से 900 डिग्री चाहिए ना, उसके ऊपर जाएंगे तब तो होगा। और कैसे क्रिएट करते थे, तब तो ऐसे फर्नेसेस भी नहीं थे, हाइड्रोजन बना लिया, ऐसा भी करने का नहीं था, पर तब भी वो कर रहे। फिर मैंने उनकी आर्ट्स को देखा, वो कैसे कर रहे, वो बेहतरीन है कला। तो कैसे फायर पे कंट्रोल करना और टेम्परेचर को मेंटेन करना और टेम्परेचर को एनालाइज करना, प्रमाण। आज तो टेम्परेचर को एनालाइज करने के लिए हमारे पास मीटर्स है, नाप लिया, थर्मामीटर से नाप लिया, नहीं, वो कलर से नाप लिया। तो मुझे उसने बताया कि अभी मैं पूछ रहा हूँ कि मैं निकालूं, अब तो और से मेल्ट हो रहा है। कहा नहीं, हमके क्यों, कोई वो रंग बताया, ऐसा वाला रंग आएगा तब मैंने जानने की कोशिश की कि वो रंग आने का मतलब है कि ये देखना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं कि 800 के ऊपर चला जाए, तो 800 के ऊपर का रंग दूसरा है आपका। और जब वो रंग आया तब उसने उसे निकाला और के स्लैग अलग थे, मेटल अलग था। सो ये नॉलेज सिस्टम जो कि आगे ट्रांसलेट नहीं हो पाया या हुआ तो किसी और फॉर्म में, या हम उन्हें बता नहीं पाए। एलॉइंग करना, मेटलर्जी करना, ये सारी एरियाज में अगर आप देख लें तो मैं मेडिसिनल प्लांट की बात करता हूँ। वो बड़ा अच्छा रिचुअल करते हैं, प्लांट को तोड़ने से पहले मुहूर्त देखते हैं, समय देखते हैं, या तो वो सूर्य के हिसाब से चलेंगे, चंद्र के हिसाब से चलेंगे, चंद्र के हिसाब से चल रहे हैं तो अमावस देखेंगे या फुल मून देखेंगे। जब फुल मून देखेंगे फिर कब तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, क्या म्यूजिक बजा के तोड़ेंगे, किस तरह से मंत्र बजाएंगे,
तो तंत्र मंत्र यंत्र इन तीनों चीजों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे लखनऊ के वैज्ञानिक उन्होंने पेलियोबॉटनी, बीरबल साहनी पेलियोबॉटनी में अध्ययन करने की कोशिश की और क्या पाया कि सेम प्लांट अगर आपने किसी भी आर्बिट्री दिन किसी भी दिन तोड़ लिया, बना लिया, तो वो फाइटोकेमिकल्स, वो अल्कलॉइड्स नहीं थे या कम थे। और जब आपने एक टिपिकल मुहूर्त जो उनकी मुहूर्त बताई हुई है उस पे तोड़ा और उन्होंने फिर उसके बाद म्यूजिक का या मंत्रों का इफेक्ट भी देखने की कोशिश की और उन्होंने पाया कि फर्क पड़ता है। इसीलिए गमले में उगाई हुई तुलसी और सही तरीके से सही जगह पे उगाई हुई तुलसी का इफेक्ट पड़ता है। कोविड में कोई भी गिलोय पी लिया, कोई भी तुलसी खा ली, पता चला कि साइड इफेक्ट ज्यादा हुए, मेन इफेक्ट नहीं हुआ, दोष दे दिया आयुर्वेदा को। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जैसा बताया गया था गिलोय जिसकी मोटाई इस अंगूठे से मोटी हो, ऐसा करके लिखा है, पढ़िए हो, लिखा है कि इससे मोटी हो। अब गिलोय तो पतली से भी तोड़ ली, क्यों? क्योंकि तब वो केमिकल्स तभी उसमें आएंगे जो इफेक्टिव है, वरना टॉक्सिकेंट्स ज्यादा होंगे। तुलसी कहीं भी होगा नहीं। और फिर कहा कि नहीं साहब, हल्दी, कोई भी हल्दी, अरे कर्क्यूमिन तो उतना होना चाहिए ना जितना ले सके आपकी बॉडी ले। तो इन चीजों का अध्ययन, इन चीजों का अगर नॉलेज आप देखें, बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया है, बट वो आज भी प्रमाण की आवश्यकता है, खोज है उसकी। और उससे भी बड़ा उसे संयोजने की जरूरत है, उसे कहीं एक जगह बना करके लिखने की प्रमाणित तरीके से, जो आज का जनरेशन मांगता है, प्रमाणित करके लिखने की जरूरत है। इसीलिए कल एक नारद जी ने एक अनाउंसमेंट किया था, आप लोगों में से अगर कोई ग्रुप, कोई छात्र छात्राएं ऐसा आपको लगता है कि इस तरह के कार्यों में रुचि लेते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप उन्हें प्रमोट कीजिए। IIT भिलाई फंड करेगा, IIT भिलाई उनको उपयुक्त जगह भी देगा, लैब भी देगा। ऐसे कार्यों के लिए हम आगे हैं और हमारे मोहम्मद सहयोगी बैठे हैं। निसंदेह राव साहब के बिहार पे हम कह सकते हैं कि राव साहब भी, हम लोग NIT, IIT, IIIT, यूनिवर्सिटीज, हम सभी सहयोग के लिए तैयार हैं। ऐसे ग्रुप आए, एक एक एरिया पकड़ लीजिए। ये है, पुस्तकें हैं, प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से ये पुस्तक है, बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है। प्राइड ऑफ इंडिया अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, महंगी नहीं है, हमारी लाइब्रेरी में भी है। तो प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से पुस्तकों में छोटा छोटा संग्रह है। लेकिन जरूरत ये है आज कि विज्ञान या तकनीकी हमारे भारत में या हमारे पारंपरिक ज्ञान परंपरा में कहाँ पे थी, इसके लिए छोटे छोटे आपको प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे और उस प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द कार्य करने होंगे। सिद्धपुर जब मैं गया तो वहाँ हमको ऐसा फील हुआ कि रिसर्च तो यहाँ भी शुरू ही नहीं, इतना सारा मटेरियल है रिसर्च करने की। जब आपने बिल्डिंग मटेरियल्स की बात, मैंने शायद छोड़ दी, समय कम है, मैंने ज़्यादा ले लिया है। बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करते हैं तो सिद्धपुर का बिल्डिंग मटेरियल तो अपने आप में मजेदार है। तो वहाँ की बिल्डिंग मटेरियल को बड़ा अच्छा लगा जब मैंने देखा, आप लोगों में बहुत से लोगों ने देखा, तो कहीं कहीं इन्होंने पैच किया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पैच किया है। जो पैच किया है वो अपने आधुनिक ब्रिक से पैच किया है, उसमें सब पे शैवाल लग गए हैं, काई लग गई है, फंगल ग्रो हो गया है। लेकिन जो सिद्धपुर का अपना ब्रिक है उस पे कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो बड़ा अच्छा सा उदाहरण मिलता है, मैंने फोटो भी लिया कि बच्चों को दिखाएंगे। बड़ा अच्छा सा उदाहरण मिलता है कि जो हमारे ब्रिक थे वो हरे हो गए, जो उनकी ब्रिक है उस पर कुछ फर्क नहीं होता। और वो पूरी ब्रिक यही लोकल मटेरियल से बनी है, पूरा यही लोकल मटेरियल से बनाया गया है, राइस हस्क ही यूज हुआ है। प्रोफेसर गिरीश चंदेल साहब बहुत खुश होंगे कि अगेन धान यहाँ यूज हुआ। तो राइस हस्क की, क्योंकि राइस हस्क में बहुत अच्छे नैनोसिलिकेट्स, वो नैनो साइज के नैनोसिलिकेट्स बहुत अच्छे हैं वो। एंड जनरली जब भी किसी मटेरियल को आप जब नैनो के ले जाते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म और सूक्ष्म तक करते हैं, तो वो एंटी फंगल एंटी माइक्रोबियल हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक चार्ज, एक एनर्जी आ जाती है।
उसकी वजह से वो बैक्टीरियल किलिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। वो हाई स्ट्रेस में जो राइस हस्क है उसके अंदर नैनोसिलिकेट्स उन्होंने उसको यूज किया और उससे वो ब्रिक्स को जब बनाया तो ब्रिक्स आज भी एंटीबायोटिक है। इतना बढ़िया उदाहरण वहां की। आप व्यापार को देखना चाहें, कहते थे वहां हुंडी है, यहाँ पे पैसे नहीं यहाँ से वहां जाते थे दूसरे देशों में, तो यहाँ से जब जाता था तो इंडोनेशिया में सिर्फ पेपर हुंडी जाती थी और वहां से उनको सामान मिल जाता था। मतलब मुद्रा विपणन का तरीका ये भी था। मैं तो उतना अच्छा इतिहास नहीं जानता, लेकिन जो इतिहासकार हैं, जो वहाँ के लोगों ने हमें समझाया बताया, अगर आप उसको देखें तो उस पर कितना अध्ययन करने की जरूरत है। तो ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने की जरूरत है। एग्रीकल्चर में जो प्रैक्टिसेस रही हैं उस पर रिसर्च वहाँ करिए। बहुत अच्छी लैब आ रही है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी रिसर्च यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर गिरीश साहब ने बेहतरीन लैब वहाँ तैयार कर रहे हैं, वहाँ जाइए। NIT मिनरल्स पे, माइंस पे, केमिकल इंजीनियरिंग पे बहुत ही अच्छी लैब्स हैं उनके यहाँ। और ये सारी एरियाज ऐसी हैं कि हमें छत्तीसगढ़ में करनी चाहिए अध्ययन, तो आप वहाँ पे अध्ययन कीजिए। तो एक ऐसे ग्रुप का बनाना, ऐसे विद्यार्थियों को खड़ा करना, छोटे छोटे प्रोजेक्ट वर्क देना। आप छोटा प्रोजेक्ट वर्क दीजिए। सारे विश्वविद्यालयों के यहाँ पे वाइस चांसलर्स और डायरेक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स को हम लोग को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देने चाहिए। जो फेल भी कर जाए तो फर्क नहीं पड़ता, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में एक छोटा प्रोजेक्ट दे दिया, वी फाइंड आउट दिस। तो इस तरह से करने से इन बच्चों में प्रामाणिकता भी पहुंचेगी, उनमें विश्वास भी जगेगा, स्व की भाव भी आएगी, भारत को जानने की भी इच्छा जगेगी और इस तरह से वो फिर जानेंगे कि क्या अच्छा था, क्या उचित था, क्या हम छोड़ दिए। बड़ा सिंपल सी बात है। हमारा जो आज का नजरिया है वो नजरिया है 100 साल का अगर आप देखें, जो भी विज्ञान हमने किया 100 इयर्स में, वो सब रिवर्स करने की जरूरत पड़ है। बताएं हाँ कि नहीं? सब रिवर्स करने की जरूरत है। पेस्टिसाइड्स लाए, रिवर्स करने की जरूरत है। टेक्सटाइल्स लाए, सिंथेटिक टेक्सटाइल्स, रिवर्स करने की जरूरत है। सिंथेटिक मटेरियल्स लाए, प्लास्टिक लाए, पॉलीमर लाए, रिवर्स करने की जरूरत है। 100 इयर्स का ही लास्ट का अगर आप देख लें, जो कि सबसे विकसित समय था इस दुनिया का, उस सबसे विकसित दुनिया के समय में 100 साल में जो भी विज्ञान हुआ उसमें से ज्यादा चीजों को रिवर्स करने की जरूरत है। लेकिन हमारे विज्ञान में किसी भी उदाहरण ले लीजिए, उसे रिवर्स नहीं करने की जरूरत है। ये था अनुभवों पे बेस्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये था नॉलेज कि वो रिवर्स नहीं। लास्ट, ट्रेडिशनल नॉलेज, भारतीय ज्ञान परंपरा को वेस्टर्न एक्सेप्टेंस मिले और फिर हम उसे देखें, ऐसा वेट मत कीजिए। या कल वक्ता ने कहा कि उसे वेस्टर्न के चश्मे से मत देखने की कोशिश कीजिए, उसे अपने चश्मे से वेस्टर्न प्रामाणिकता मिले तभी हम वो काम करेंगे, ऐसा नहीं कीजिए। ऐसा करने से देर होगी और हम प्रथम नहीं रहेंगे। इसलिए अपने नॉलेज सिस्टम को पहचानिए, जानिए, थोड़ा गर्व कीजिए उसके ऊपर। थोड़ा गर्व नहीं करना भी गड़बड़ है, संकोच करना। और ये मैं जब भी बच्चे आते हैं मैं उन्हें पहली बार जरूर बताता हूँ, हिंदी में बोलना, छत्तीसगढ़ी में बोलना, तमिल में बोलना, तेलुगु में बोलना, कन्नड़ में बोलना, आपको कभी कभी लगता है कि आप संकोच कर रहे हो। अंग्रेजी में बोलना बड़ा अच्छा फील होता है। ये आपकी गुलामी की मानसिकता है। आप अगर रोल करके रोटी को खाते हो बाहर ऐसे, तो उसे फास्ट फूड नहीं कहोगे, और अगर ब्रेड रोल करके खाते हो तो आप उसे फास्ट फूड बहुत दिखा के खाओगे कि ये मैं बहुत अच्छा फास्ट फूड खा रहा हूँ। ये हम लोग गुलाम थे, मतलब मैं तो नहीं था, मेरे पिताजी लोगों के समय में लोग गुलाम थे, आप तो नहीं थे। मैं तो मानो उनसे, उन्होंने मुझे सिखाया तो थोड़ा उनके ऊपर हो सकता है असर अंग्रेजों का रहा हो, पर आप पे तो नहीं है, क्योंकि आपको तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहाँ से असर आ गया?
तो इसको थोड़ा गर्व से कहना चाहिए। जब हमारे यहाँ की कैंटीन में खाना हुआ तो मैंने कहा भाई पता नहीं आज सुबह आपने नाश्ता किया था, तो क्या था नाश्ते में आज? और तो सुबह नाश्ते में आप देखेंगे तो ये बदलता रहता है हमारे बच्चों का। दलिया है, कभी उपमा है, तो कभी मिलेट्स है, बदलता रहता है। तो हमने अपने मेस के लोगों को कहा कि देखो इनको धीरे धीरे इन बच्चों को ऐसा खाना खिलाओ ताकि इन्हें समझ में आए कि छत्तीसगढ़ के खाने में या अपने उस जोन के खाने, इडली सांभर, पूरी, दलिया, ये जो हमारा अपना जो खाना, उसमें क्या मजा है, क्या खूबी है। इन कंपैरिजन टू ऑमलेट खाया या इन कंपैरिजन टू बर्गर खाया, उसमें क्या मजा है, और धीरे धीरे दिखाओ। तो फास्ट फूड में आप उनको छत्तीसगढ़ी फरा खिलाओ तो क्या मजा है उसमें। तो ये धीरे धीरे सिखाओ, रोको नहीं। एक अभिभावक ने हमसे कहा कि सर बैन कर दीजिए कैंपस में, बर्गर पिज्जा नहीं होगा आपके कैंपस पे, तो एक टेक कैफे है, उस कैफे में तो पिज्जा बिकता है, बैन कर दीजिए। तो मैंने कहा दूसरे दिन टेक कैफे कुटीला भाटा में खुल जाएगा और मेरे लिए और मुसीबत हो जाएगी। ये बच्चे गेट पार करके जाएंगे और हर बार मुझे गेट पर सिक्योरिटी चेक करनी पड़ेगी। पता चला कि सारे बच्चे कुटीला भाटा जा रहे हैं। हमने कहा रोको नहीं, रोकोगे तो ये बच्चे फिर वो और करेंगे। रोको नहीं, उन्हें ये दिखा दो, खाओ दोनों, ये रहा पिज्जा, ये रहा छत्तीसगढ़ी फरा, खाओ, महसूस करो। 2 दिन 3 दिन के बाद खुद समझ में आने लगेगा कौन बेटर है। लेकिन किसी के भाषा से, किसी के संस्कृति से, किसी के संस्कार के, किसी के खान पान से हमें बैर नहीं, हमें विरोध नहीं। हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। हम उतना ही सम्मान करते हैं इटली के पिज्जा की जितना सम्मान हम अपने पूड़ी और कचौड़ी की करते हैं। हमें पूर्ण सम्मान है उनके साथ। ये उनका खाना है, ये वर्जित नहीं है हमारे लिए। वो खाते हैं, हम भी खा सकते हैं, और बड़े हम चाव से खाते हैं। जब विदेश में होते हैं तो उनके यहाँ का जो लोकल फूड है वो मुझे कभी कभी कहते हैं, जानते हैं तो मुझे कहते हैं सर एक भारतीय दुकान है वहाँ पे, इंडियन रेस्टोरेंट, चलेंगे क्या? हम मना करते नहीं, आप अपने यहाँ की दुकान पे चलिए ना, अपने एक रेस्टोरेंट पे, कि आप क्या खाते हैं, पर ध्यान रखिएगा ये पदार्थ उसमें ना हो, ऐसा करके बता देते हैं और वो ध्यान रखते हैं। तो हम सम्मान करते हैं उनके भोजन का। हमारा ऐसा कहने का तनिक भी तात्पर्य नहीं है कि हम विरोध करते हैं। अंग्रेजी का हम विरोध नहीं करते, भाषा तो जितनी आए उतना मजा है, हम कुछ भी नहीं विरोध करते। लेकिन सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ऐसा भी दिन ढूंढो ना कि हमारा समोसा फ्लोरिडा में बिक रहा हो, फ्रैंकफर्ट के सड़कों पे बिक रहा हो। बट बाय द वे आपको बताएं मजेदार बात, अभी कुछ दिन पहले मैं फ्रैंकफर्ट था और वहां पर किसी ने मुझे कहा, भारतीय ने, कि साहब आप बहुत घाटे में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर दूसरी दुकान जो खाने की है वो इंडियन रेस्टोरेंट हर दूसरी जो खाने की है वो इंडियन रेस्टोरेंट। ऐसा नहीं है। अब लोग समझ रहे हैं कि सरसों के तेल की खूबी ज्यादा है कि ओलिव ऑयल की खूबी ज्यादा है, लोगों को पता चल चुका है। ये मिठा जो है समय बाध्यता है, वरना बात करने का बहुत इच्छा है कि और करते। और मैंने वादा किया था, हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो हमारी पीढ़ी है आगे वाले की, समय को ले जाएंगे। इसको 3 हैं 4 हैं, ये सब ले जाएंगे आगे इसको। मैंने कहा था जरूर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अगर नारद साहब अगर इजाजत देंगे तो 1-2 प्रश्न ले लेंगे। जी सर, जी पूछिए। नमस्कार महोदय जी, चंद्रकांत शर्मा मेरा नाम है। आपने बताया गोल्डन पार्टिकल के बारे में, अगर मैं ठीक समझ पा रहा हूँ तो ये वही है जिसे आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म के नाम से जाना जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है।
लेकिन आजकल अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का कुछ आता नहीं है। शायद बैद्यनाथ एक कंपनी है और कृष्ण गोपाल दूध पापेश्वर कुछ कंपनी है जो बनाती है, पर बात वही है, प्रमाणिक नहीं है। आपने बताया कि जनजातीय समाज में 2 जनजाति ऐसी है जो इसे प्रमाणिक रूप से बनाती है, जिसमें से प्रमाणिक वर्ड मत यूज कीजिए। जो ऐसे जनजातियां हैं जो इसे बनाते इसे हैं, प्रमाणिक शब्द न यूज करें, क्योंकि हम नहीं मानते कि जो जनजातीय समाज है, जो हम वो अपनी विधाओं को लेकर रखा है, उसको किसी प्रमाण की जरूरत होगी। वो सफल है, उसको बनाता है, उसे अप्रमाणिक ऐसे भी नहीं कहा जाता। अप्रमाणिक नहीं, क्योंकि प्रमाण अप्रमाण का हमने विस्तृत में आपको बताया क्यों और कब और कैसे जरूरत पड़ती जी। तो एक अगरिया जनजाति है जो ऐसा बनाती है, और दूसरे का नाम आप नहीं बता तो नहीं। दूसरा जो है, जैसे इस आपने दोनों ही इस पे जानना चाहते थे, जनजाति समाज में तो छत्तीसगढ़ के नहीं, दूसरी जनजाति का मैं जो नाम ले रहा था वो जनजाति झारखंड की है। अच्छा। हाँ, और वो वहाँ पे हमारे यहाँ पे अगरिया है जनजाति, जो आपको बस्तर से एरिया में मिलेगी, या आप लोग बेटर बता पाएंगे। बस्तर के से कुछ किलोमीटर्स पर हमको बताया गया था, बस्तर नहीं, सरगुजा में भी है, सरगुजा में भी है। देखिए क्या है कि मेटलर्जी यहाँ पे रायगढ़ एक था क्षेत्र, बस्तर दूसरा था, और सिरपुर एलॉय के लिए था। तो प्योर आयरन और पे अगर काम देखेंगे तो रायगढ़ और बस्तर, बट आप नाम अगर आप बता दें। हम दोनों ही आपको डिटेल्स हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें, मेटल के पाउडर्स या बनाने का जो विधि कला है, बहुत अच्छे से और सस्ती भी आ गई है। छत्तीसगढ़ में भी बहुत से नए आधुनिक तरीके से उसे बनाने लगे हैं, बल्क में बनाने लगे हैं, प्रमाणित तरीके से बनाने लगे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये हमारा उदाहरण देने का उद्देश्य ये था कि कई हजार वर्ष पूर्व से हम लोग बना रहे हैं, ये उद्देश्य था, क्योंकि सिरामिक पोटरीज पर भी उनके प्रमाण मिलते हैं। जी नमस्कार, बहुत बेहतरीन आपका लेक्चर था और बहुत ही कम मिलते हैं ऐसे सुनने के लिए। बस जिज्ञासा, बस जैसे आपने एंशिएंट बहुत सारा डिस्कस किया, उसमें 2 क्वेश्चन मिले। एक जो डिफरेंट जो प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड्स, तो इसमें पारा और गोल्ड ये काफ़ी यूज़ किया गया, और कई हद तक बात ये की गई कि हम अमृता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो न लॉन्गेटिविटी, अमृता तो एक असंभव कार्य है, लॉन्गेटिविटी, तो उसमें गोल्ड पार्टिकल का क्या यूज़ है? आते हैं, ये बस थोड़ा सही कहा आपने, अमृता प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि ये धरा का यही प्रमाण है कि जो जरा सो बुझा, जो फरा सो झरा, यही प्रमाण है इस धरा का। तो इस पे भगवान भी अमृतों को नहीं प्राप्त करते, सो अमृता को नहीं प्राप्त कर सकते। होता क्या है, बायोलॉजिकल इस पे भी काम हुआ है। बहुत से बायो रिएक्शन जो होते हैं ना, बायोलॉजिकल रिएक्शंस, अगर आप उसको स्लो करते हैं तो आपकी लाइफ बढ़ती है। जैसे आप देखते हैं जापानीज की लाइफ ज़्यादा है, हमारे यहाँ की लाइफ कम है, ऐसा करके देखते हैं। तो ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कब आप स्लो कर लीजिए, जैसे जब ये पूरी धरती कार्बन बेस्ड थी, सब CO2 था, जब कहते हैं ना, जब हीरे बरसात होती थी, हीरो की बरसात होती थी, तो ये पूरा एनवायरनमेंट तब CO2 से बना हुआ था, कार्बन से बना हुआ था। ऐसा जब समय था तो उस समय के जो जीव रहे होंगे ना, वो बहुत लंबे चलते थे। ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन जो हम कहते हैं, ये टॉक्सिक है, ये धीरे धीरे मारता है। इसने एक लाइफ दी है 100 साल, 110 साल, 120 साल, ये किल कर देगा 1 साल। कहने का मतलब ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं, बायोलॉजिकल बहुत सारे रिएक्शन होते हैं ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन धीरे धीरे डिटोरिएट हमें करता है। ये जो शरीर चेंज होता है, चेहरे पे चेंज आते हैं, ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं जो कि मेनली ऑक्सीजन बेस्ड है, और धीरे 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 खत्म। अगर ऐसे बहुत से केमिकल्स हैं जो स्कैवेंजर्स हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं, रोकते हैं ऑक्सीजन रिएक्शंस को, ऑक्सीजन को कम करते हैं, रेडिकल्स को बनने से रोकते हैं। जो उन रेडिकल्स को, इन ऑक्सीजन्स को, जब आप एक्टिव ऑक्सीजन्स को जब आप बॉडी में रोकने लगते हैं, तो आपकी उम्र बढ़ सकती है, बढ़ जाती है। तो उन रिएक्शंस को कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए उन केमिकल्स का यूज किया जाता था।
आयुर्वेदा अपने तरीके से काम करता था, यहाँ की वनौषधियाँ अपने तरीके से काम करती थी। थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखिएगा। आयुर्वेदा में जैसे इन्होंने कहा ज्यादा वो भस्मा बेस्ड है, प्रोसेस बेस्ड है। यहाँ की आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स वो प्रोसेसिंग कम है, एक्सट्रैक्शन एंड मिक्सिंग ज्यादा है। बट दोनों में ही रसायन क्रिया वही कराने की कोशिश की जाती है कि बॉडी में हो रहे बायोकेमिकल रिएक्शंस जितने हैं वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, और या वहाँ हीलिंग शुरू प्रोसेस शुरू हो जाए, रीगेनिंग प्रोसेस शुरू हो जाए, नए कोशिकाओं का बनना शुरू हो जाए, तो रीगेन करने लगे बॉडी। तो ये भी कलाएं हो सकती हैं। तो उनको लोगों ने सोने को इसलिए चुना कि सोना लेस टॉक्सिक, कम इफेक्ट डालता है बॉडी के ऊपर, खराब इफेक्ट कम पड़ रहा है, तो इसलिए सोने को चुना होगा, इसलिए चांदी को चुना होगा कि लेस इफेक्ट और ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट भी नहीं करता है। तो ऐसा करके उन्होंने बनाया। तो नॉलेज है, पर उस नॉलेज का पूर्ण नहीं रहने से, उन पुस्तकों का आज हमारे पास नहीं होने से पूर्ण एनालिसिस करना मुश्किल है। दूसरी भाषा आड़े आ रही है, क्योंकि बहुत सारे मैं नहीं बता पाया समय से, वरना मैं कुछ श्लोकों को पढ़ता। उस श्लोकों में क्या है, वो कोडेड है, ऐसे ही नहीं पाई की वैल्यू 32 स्थानों पे बता दी गई, सीधे नहीं बताया गया था, वो कोडेड है। तो वो उसमें जब आप कोड निकालेंगे, जब आप उस कोड से पता चलेंगे, तब करेंगे कि ये एक पाई की वैल्यू है। तो ऐसा भी है कि कोडिंग भी रही है, इनके लिखने का तरीके में कोड बहुत था, उसको डिकोड करना कठिन है, क्योंकि एक तो भाषा नहीं मालूम, दूसरी बात जब नहीं मालूम तो डिकोडिंग भी नहीं आई। तो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स आज भी हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है, हमारे पास भी बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, लेकिन उसको डिकोड करना, उसको पढ़ना कठिन है, इसीलिए उन केमिकल्स तक पहुंचना थोड़ा कठिन है। बट छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग हैं जो प्रैक्टिशनर्स हैं, हीलर्स हैं, जिनको अच्छी जानकारी है, ये भी एक अच्छा प्रयोग है, उसको भी किया जा सकता है। बट समय के साथ क्वालिटी भी बदली, वो संजीवनी नहीं रही जो संजीवनी हनुमान जी लाए थे, क्योंकि समय के साथ चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ। ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है, आता है, बट समझने की जरूरत है कि जो टॉक्सिकेंट्स बढ़ गए हों, हम उसे अलग कर लें। आज तो मौका है, आज तो मौका, इधर भी आ सकते हैं आप लोग, खड़े न रहें। आज तो मौका है कि आप बड़े ही चाहे तो अच्छे तरीके से देखें कि इसमें ये कुछ सही है, ये गलत है, इसको नहीं खाना चाहिए, आप उसे हटा सकते हैं। तो जो हम HPLC की बात करते हैं वो यही है कि हम उन्हें कैसे अलग कर लें जो टॉक्सिकेंट्स हैं। जो प्रामाणिकता की बात है, आपने कहा आयुर्वेदा में वो अच्छे तो नहीं मिलते, अब मिलेंगे। आप थोड़ा सा, आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, उसको मिलेंगे। पर यही है प्रामाणिकता, यही जरूरत पड़ जाती है। कमर्शियलाइजेशन आ जाने से सब कुछ जल्दी जल्दी बनाना, ज्यादा बनाना, तो हाँ क्वालिटी कम्प्रोमाइज हो जाती है, इसीलिए और भी प्रामाणिकता आ जाती है। मैडम आप पूछें, मैडम आप पूछें। नमस्ते सर, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर हिंदुस्ता साहू है। मैं गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रायपुर से हूँ, रसशास्त्र और भेषज कल्पना विभाग की छात्रा हूँ। जैसा कि अभी भैया जी ने कहा कि जो आज के डेट में स्वर्ण भस्म मिल रहा है वो अच्छे क्वालिटी के नहीं मिल रहे हैं करके, तो बस उसी का प्रत्युत्तर देने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ कि भैया जी मतलब बहुत ही अच्छे क्वालिटी के स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, हीरक भस्म सभी अवेलेबल है मार्केट में। जितनी भी फार्मेसीज ये सारी चीज़ें बनाती हैं वो सभी GMP सर्टिफाइड रहती हैं भैया जी। उसके बाद ही उनको परमिशन मिलता है कि वो रस भस्म बना सके। क्योंकि मैं भी उसी डिपार्टमेंट से हूँ, रसशास्त्र और भेषज कल्पना डिपार्टमेंट से। तो भैया जी हम लोगों ने खुद भी बनाया है, नाग भस्म बन रहा है, अभी कुछ दिनों पहले हमने यशद भस्म बनाया। तो जो भी फार्मेसी सारी चीज़ें बनाती हैं वो GMP सर्टिफाइड रहती हैं, उसके बाद ही उनको परमिशन रहता है कि वो बना सके। और इसमें एक दो चीज़ें हैं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये जो स्वर्ण भस्म है अच्छे क्वालिटी का नहीं है, ये जो स्वर्ण भस्म है अच्छी क्वालिटी का है। जैसे डाबर का स्वर्ण भस्म ले लीजिए और धूतपापेश्वर का स्वर्ण भस्म ले लीजिए, तो क्यों एक के क्वालिटी में कमी है और दूसरे के क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है? ऐसा इसलिए होता है भैया जी कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट रहते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं कि समझ गया,
बिल्कुल। आप हम आपको रोकना चाहेंगे, कारण जी। इसका ये है, बहुत अच्छे से आप बता रहे हो, लेकिन थोड़ा इस पर हम लोग चर्चा इनके साथ चाय या लंच पे करेंगे, जी। क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। बैठे प्लीज। देखिए, ये चीज है, ये होना है कि जानकारी नहीं उपलब्ध है, उतनी आसानी से नहीं है। अभी आप एक एंटीबायोटिक के बारे में जानना चाहें, जस्ट गूगल करिए, बैठे बैठे गूगल करिए, उस एंटीबायोटिक के बारे में आपको सारी जानकारियां दशमलव के चौथे स्थान पर एक लगाइए, उतने सेकंड में मिल जाएगा। गूगल लिखता है ना 0.0001 सेकंड में इतनी लिटरेचर सर्च करके उसने दे दी, मिल जाएगा। क्योंकि ये डाटा जो इन्होंने कहा, ये डाटा ट्रॉल में ऊपर आया ही नहीं। गूगल सर्चिंग में तो बहुत नीचे कहीं होगा, 2-4 डाटा ऐसे पड़े होंगे, ये ऊपर आया ही नहीं ये डाटा, तो ये डाटा आपको नहीं मिलेगा। ये प्रॉब्लम है हमारी, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसको भी ओवरकम करना है कि वो डाटा कैसे निकले। ये कंफ्यूजन यहाँ पे है, बट वहीं पे बगल में रायपुर में ये कंफ्यूजन दूर है किसी को, बट ये हमें मिल नहीं पा रहा है। मैडम प्लीज। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मिसेस संयुक्ता पाढ़ी, स्वरूपानंद महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश। सर, बहुत साहस के साथ और बहुत प्रसन्नता के साथ मैं इस चीज़ को कहूँगी कि सर, इंडियन नॉलेज सिस्टम पर मैं अभी एक बुक लेकर आ रही हूँ। तो यहाँ पर सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय के सभी प्रबुद्धजन एकत्रित हैं और बहुत ही मैं बहुत हर्ष के साथ कहती हूँ कि मेरे विश्वविद्यालय के कुलपति सर भी यहीं पर हैं। सर, मैं चाह रही हूँ ये सारे सब्जेक्ट्स को लेके जो एक कंपाइलेशन हुई है, मैं चाह रही हूँ कि सर एक परमिशन इसी मंच से मैं वाइस चांसलर सर से परमिशन लूँगी, सर एज अ सब्जेक्ट इसको रिलीज करें कि यूजी और पीजी के बच्चे ज़रूर पढ़ सकें। और सर, इसके लिए मैं सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का लाइब्रेरी का फुल एक्सेस चाहूँगी सर। और मैं बहुत प्रसन्नता के साथ कहती हूँ सर, एनआईटी रायपुर से ही मेरा बेटा पास आउट है लास्ट ईयर, मेटलर्जी का स्टूडेंट था सर, और ऐसा मेरे को रिलायंस में पोस्टेड है न्यू एनर्जी इनिशिएटिव्स में। तो सर, कहीं ना कहीं सभी संस्था से किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई हूँ। बस ये मेरी रिक्वेस्ट है सर कि मेरी वो जो बुक है एज अ सब्जेक्ट लाना चाहूँगी सर यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के लिए। सर, इसी मंच से मेरा रिक्वेस्ट है। जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम। जरूर करें, ऐसा जी। करने से फायदा होगा। एक बात का और ध्यान रखिए, हम आपको हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं, एक बात का ध्यान रखिए, जब हम सब्जेक्ट्स को इम्पोज करते हैं क्रेडिट के फॉर्म में, मैंने देखा है उसका इफेक्ट नहीं आता। हम बड़े आसानी से चाहते तो इतनी सारी मीटिंग्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम आईआईटी में कल से डिक्लेयर कर देते कि 3 क्रेडिट का एक कोर्स पढ़ना है, वो बात नहीं आएगी। जो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। हमें ये नहीं करना है कि उन्हें जबरदस्ती थोप देना है। कल से योगा कंपल्सरी है, जो योगा में नहीं आएगा उसका नाम काट दिया जाएगा। कल से आप देखोगे सारे मेरे 1200 स्टूडेंट्स योगा कर रहे होंगे, बट कोई फायदा नहीं होगा उस योगा का। चाहते क्या है, जो मैंने कहा अभी कि पिज्जा बंद कर दूं, तो सभी ऐसा नहीं है कि देसी फारा खाने लगेंगे, नहीं करेंगे ऐसा। करना जो है वो यही करना है, उन्हें सहर्ष स्वीकार करने दीजिए। पर आपकी बुक बहुत काम आएगी, क्योंकि सहर्ष स्वीकार करने के लिए कुछ होना तो चाहिए ना। कल से कहते हैं कि आप बर्गर नहीं खाओगे, अगर किसी वजह से हम कहते हैं तो कुछ तो होना चाहिए कि वो क्या खाएगा, और वैसा ही हैंडी होना चाहिए ना कि ऐसा ही रोल और चोंगा बना ले और खा करके निकल जाए क्लास की तरफ, वैसा ही होना चाहिए ना। तो वो बुक बहुत काम आएगी, इसलिए उस बुक को कृपया आप हमें दीजिएगा। आप जैसे कहेंगे वैसे हम लोग उसको करेंगे। 2 क्वेश्चन पीछे हैं, हमें पता है आप भी पूछना चाहते हो, मैं 2 देर से उन्हें रोका हुआ हूँ, पूछ लीजिए। हाँ, पूछिए। नमस्कार सर, मैं और डॉक्टर आप नारद जी हमको बताइएगा कब स्टॉप करना है। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर अरुण साहू बीआईटी दुर्ग से। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है सर, जैसे आपने मेटलर्जी पे बात की थी, तो कुतुब मीनार परिसर में एक अशोक स्तंभ है जिसमें निर्माण काल के बाद आज तक उसमें रस नहीं लगा। तो क्या ये चीज़ अभी मतलब ज्ञात हो चुका है कि क्यों रस नहीं लगा है, या उस पर अभी भी रिसर्च इंजीनियरिंग करके पता लगाया जा सकता है? देखिए, एग्जैक्टली उसमें क्या कंपोनेंट्स हैं ये तो मैं नहीं बता सकता कि उन्होंने उसको निकाला है कि नहीं निकाला है, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करनी पड़ेगी। कितना डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वो करने देंगे मुझे तो नहीं पता है, पर हाँ, रस्टलेस आयरन बनाया जा सकता है, रस्टलेस स्टील बनते हैं, ऐसा है, ऐसा किया जा सकता है। अब प्रामाणिकता कितनी उम्र की
कितने टाइम का एक तरीके हैं, हम लोग उससे बताते हैं कि वो करोजन कितने दिन में एक्सेलरेट करते हैं और एक्सेलरेशन से बताते हैं कि ये करोजन इतने साल तक नहीं लगेगा। लेकिन वो जिस हिसाब से वो इतना पुराना है उतना बता पाना मुश्किल है कि आज की हमारी बनाई हुई स्टील उतने साल तक करोड़ नहीं होगी, ऐसा प्रमाण दे पाना कठिन है। इसलिए अपने आप में वो अभी भी बेहतरीन एग्जाम्पल है भारतीय धातुकी का। अंतिम प्रश्न। सर, आपने बहुत अच्छा उदाहरण बताया गिलोय के बारे में। तो ये जो ऋषि मुनियों का गिलोय का जो उदाहरण है, ये मैं प्रैक्टिकली 15 सालों से इसको इंस्पायर किया हूँ। इसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसमें जवारा, गेहूँ का जवारा, आंवला, तुलसी, गिलोय, एलोवेरा, कच्ची हल्दी और पुदीना, इतने कलर्स, और एक में कड़ू नीम के पत्ते, जामुन का बीज का पाउडर डालते हैं डायबिटीज को। ये 15 साल से मैं कर रहा हूँ और इससे लोगों को फायदे हो गए। एकदम इसके एकदम फायदे, इसको भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। एकदम नहीं। इस बात से हम लोग हमेशा बात करते हैं। देखिए कहाँ चूक होती है। चूक कहाँ, जैसे मैंने कहा ना, आपने अगर लिखा था अगर वहां की इस मोटाई का गिलोय चाहिए, उसकी जगह हमने इसका ले लिया तो अप्रमाण की जरूरत पड़ने लगी। अगर उस पे लिखा था कि पत्थर के ओखल में उसे कूटना है तो और हमने उसे लोहे के ओखल में कूट दिया, तो जो केमिकल रिएक्शन हो जाएंगे उसके लिए उसे प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ प्रोसेसिंग, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ रिचुअल्स, प्रोसेसिंग को जानना जरूरी है। वो रिचुअल को जानना, जिसे आपने ज्यादातर अंधविश्वास समझ लिया, पर वो रिचुअल था। आप आयुर्वेदा से हैं, कितनी बार मार्जन करते हैं, गोमूत्र से मार्जन किया, फिर छाना, क्यों किया? वो रिचुअल है। वो रिचुअल इसलिए नहीं है कि वो अंधविश्वास है, वो प्रोसेसिंग है। उस प्रोसेसिंग करने का तरीका है, उस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। अब जहां लिखा था पत्थर पे पीसना है, आपने उसे मिक्सी में पीस दिया तो फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपको पता नहीं जो केमिकल रिएक्शंस होने थे वो कि नहीं हुए या हो गए। तो ये सब चीजों के लिए ही आज जो प्रमाणिकता की जरूरत पड़ने लगी हो, इन्हीं कारणों से, क्योंकि हमने पूर्ण रूप से उस कार्य को अडॉप्ट नहीं किया, पूर्णतः नहीं लिया, आंशिक रूप से लिया। और हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। सो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का आने के लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चंस कुछ रह गए होंगे मुझे मालूम है, लेकिन हम लोग अभी भोजन पर या उसके बाद चाय पे हम लोग जरूर चर्चा करेंगे इसका। अच्छा लगा, ये चर्चा ऐसे ही आगे बढ़नी चाहिए।